हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ मिहिर पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर SSIT। कोरोना की वजह से आपका जो ये फोर्थ सेम तो कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। अभी अपकमिंग सेमेस्टर GTU ने डिक्लेयर किया है कि 22 जून से आपके ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे। तो वेलकम टू फिफ्थ सेमेस्टर। और होपफुली आप या आपका कोई फैमिली मेंबर कोरोना से इन्फेक्टेड ना हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। भगवान का नाम लेकर फिफ्थ सेम स्टार्ट करते हैं। द सब्जेक्ट व्हाट आई एम टीचिंग टू यू इज एडवांस माइक्रो कंट्रोलर। फोर्थ सेम में आपने AVR माइक्रो कंट्रोलर देखा था, है ना। तो उसी का एडवांस वर्जन है एक अलग माइक्रो कंट्रोलर, जिसे हम बोलते हैं आर्म, ARM, आर्म। ये है सिलेबस आपका। ओके, होपफुली आप लोगों ने सिलेबस देख ही लिया होगा। पूरा टोटली नया सब्जेक्ट है। GTU में फर्स्ट टाइम आर्म माइक्रो कंट्रोलर इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, टोटल 6 यूनिट्स है इसमें। ओके, जिसमें से एक यूनिट है पूरा इंट्रोडक्शन, दूसरा है उसका आर्किटेक्चर, आफ्टर दैट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, मतलब उसके इंस्ट्रक्शन सेट। डोंट वरी, AVR जैसा ही इंस्ट्रक्शन सेट है, सिर्फ थोड़ा चेंजेस है उसका। तो प्रोग्रामिंग में आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। सेम वे एज अ AVR, यहाँ पे भी आपको असेंबली और C दोनों में प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। फिर है आर्म को कैसे आप इंटरफेस करोगे विथ अदर पेरिफेरल्स, उसके लिए एक सेपरेटली एक चैप्टर आपको दिया है। और आर्म के दूसरे वर्जन्स, वर्जन 5, वर्जन 6, वर्जन 7, कोर्टेक्स एंड ऑल दैट आपको पढ़ना है। आर्म 7 TDMI। ओके, ये वर्जन 7 ये आपके सिलेबस में, और आपको इसी को कंसंट्रेट करके पूरा करना है। आर्म के कई सारे वर्जन हैं, और कई सारे वर्जन में सब में थोड़े थोड़े चेंजेस है। तो आपको इसी पे कंसंट्रेट करना है, आर्म 7। ओके, इसी का प्रोग्रामिंग भी है आपके सिलेबस में, इसी का इंटरफेसिंग भी है। ओके, तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एडवांस माइक्रो कंट्रोलर आर्म। Okay. Your subject name is Advanced Microcontroller. You are studying in 50C. I am Mir Patel, Assistant Professor at SSIT. Okay. रिस्क वर्सेस सिस्क, ये क्या है रिस्क एंड सिस्क? प्रोसेसर के बेसिक टाइप्स हैं। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, दैट इज रिस्क। और सिस्क मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मतलब क्या, कि उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो रिड्यूस फॉर्म में होता है। रिड्यूस फॉर्म मतलब यू कैन से दैट फॉर 2 to 3 functions you have 2 to 3 और more than 2 to 3 इंस्ट्रक्शन, मतलब हर एक काम के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस। ओके, सिस्क का मतलब है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। मतलब इंस्ट्रक्शन को क्या किया है, रिड्यूस फॉर्म में रखा है, कॉम्प्लेक्स कर दिया है। मतलब एक ही दो चार काम आपको सेम करने हैं, वो एक ही इंस्ट्रक्शन से होंगे। मतलब वो उसके इंस्ट्रक्शन को समझना आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो रिस्क वर्सेस सिस्क। रिस्क अगेन मैं आपको बताता हूं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, इंस्ट्रक्शन टाइप्स।
कंपैरिजन हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन टाइप्स, रिस्क और सिस्क। तो रिस्क क्या होता है, उसका है सिंपल, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, इंस्ट्रक्शन आपको देख के ही मालूम पड़ जाता है। लाइक एमओवी आरडी कॉमा आरएस, तो आपको डायरेक्टली मालूम पड़ता है कि सोर्स रजिस्टर से डेटा डायरेक्टली डेस्टिनेशन रजिस्टर में ट्रांसफर होगा। लेकिन वही अगर सिस्क में मुझे करना है तो मूव और एडिशन दोनों का कॉम्बिनेशन वाली कोई इंस्ट्रक्शन होगी कि जो डेटा मूव भी करेगी साथ साथ एडिशन भी कर देगी। मतलब वो इंस्ट्रक्शन देख के आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि डायरेक्टली ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करेगी। ओके, सो इट विल बी कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिड्यूस्ड फॉर्म में है इन रिस्क, वाइल एक्सटेंडेड फॉर्म में है सिस्क में। ओके, ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन 1 साइकिल और सिस्क है मोर देन 1 साइकिल। क्यों ऐसा? क्योंकि रिस्क में क्या होता है कि हर एक काम के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन है आपके पास। ओके, हर एक काम के लिए अलग इंस्ट्रक्शन, मतलब सभी को एक यूनिट टाइम से डिफाइन किया है कि मतलब मूव के लिए अलग इंस्ट्रक्शन, ऐड के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, एंडिंग और सब के लिए, और सबको पर्टिकुलरली एक एक साइकिल में ही, एक साइकिल में जितने ऑपरेशन होते हैं ना उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन कर दी है उन लोगों ने। ओके, while sysc is a more than one function performed by in a one instruction, so it is more complex, so more machine cycles are required to perform one instruction. समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा है रिस्क का? सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। while in a sysc it will be variable because more than one task will be performed in one instruction, while in RISC one instruction will perform one task. Instruction execution in parallel, or you can say that concept of pipelining. Okay, ये concept बहुत काम का है। हमारा जो आम माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर ही बोलते हैं, उसका नाम ही है एडवांस रिस्क मशीन। ओके, उसका फुल फॉर्म ही है एडवांस रिस्क मशीन। तो ये रिस्क आर्किटेक्चर ही है इन पैरेलल, और यू कैन से दैट पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का क्या मतलब है? बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर जब काम करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस होती है आपकी, वो प्रोग्राम के फॉर्म में कहाँ पे स्टोर होती है? मेमोरी। ओके, तो मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन आएगी, डिकोड होगी और फिर एग्जीक्यूट होगी। मतलब बेसिकली कोई भी बेसिक प्रोसेसर देखने जाओ तो 3 साइकिल्स होती है। फैच, जिसमें इंस्ट्रक्शन रीड होती है फ्रॉम मेमोरी टू 8085 या वॉट एवर प्रोसेसर। ओके, तो उसको हम बोलते हैं फैच मशीन साइकिल। दूसरा है डिकोड, वो इंस्ट्रक्शन आ गई लेकिन उसका मतलब क्या है, तो वो डिकोड होगा तब प्रोसेसर को मालूम पड़ेगा, तो दूसरी मशीन साइकिल है डिकोड। और तीसरा है एग्जीक्यूशन, समझ में आ जाने के बाद उसको परफॉर्म करना। तो ये जो 3 हैं साइकिल्स, वो अगर पैरेलली ऑपरेट होगी तो आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? अगर नॉर्मल विदाउट पाइपलाइनिंग अगर मैं कोई कंसेप्ट यूज करता हूं तो उसका क्या मतलब है कि पहले डिकोड होगा, पहले फैच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन वही टाइम पे अगर मैं कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग का यूज करता हूं तो क्या होगा उसमें कि पहले फैच होगा, वही टाइम पे आगे के इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही होगी। लेट्स से दैट वी हैव 3 इंस्ट्रक्शन। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम से पहली इंस्ट्रक्शन आएगी, फैच होगी। ओके, अभी दूसरी साइकिल में इंस्ट्रक्शन 1 डिकोड होगी, वही टाइम पे इंस्ट्रक्शन 2 विल बी फैच। ओके, आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शन 1 का जब एग्जीक्यूशन का टाइम चल रहा है, वही टाइम पे इंस्ट्रक्शन 2 विल बी डिकोड एंड इंस्ट्रक्शन 3 विल बी फैच। समझ में आया? मतलब एक ही टाइम पे 3 ऑपरेशन होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोसेसर की स्पीड एकदम ज्यादा बढ़ेगी। तो जितने पाइपलाइंस ज्यादा है, जितने पैरेलल ऑपरेशंस ज्यादा है, उतनी आपकी स्पीड ज्यादा होगी प्रोसेसर की। ओके, सो जनरली रिस्क आर्किटेक्चर जो होता है उसमें क्या होता है, पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज होता है, व्हाइल सिस्क इज अ सीक्वेंशियल।
बिकॉज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है इसका, तो आप पाइपलाइनिंग का यूज नहीं कर सकते। तो CISC इज कंपैरेटिवली स्लो देन रिस्क। एड्रेसिंग मोड्स, रिस्क में क्या होता है, सिंपल। ओके, सिंपल मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, आपको इंस्ट्रक्शन देख के ही मालूम पड़ जाएगा कि भाई क्या है, ये क्या काम करेगा। ओके, 8085 का आपने तो इंस्ट्रक्शन सेट नहीं देखा है, क्योंकि आपके सिलेबस में 8085 का थोड़ा इंट्रोडक्शन ही था, बाकी सिलेबस में पूरा AVR माइक्रो कंट्रोलर ही था। तो AVR का इंस्ट्रक्शन 8085 का अगर आप देखोगे तो इट इज वेरी सिंपल। ओके, while addressing modes in a CISC is very complex, क्योंकि कहीं से भी इंस्ट्रक्शन आप लेते हो। ओके, इंस्ट्रक्शन एक्सेसिंग द मेमोरी। ओके, जनरली 808 ये आर्म आर्किटेक्चर है, वो रिस्क आर्किटेक्चर ही है। और रिस्क आर्किटेक्चर में क्या होता है, लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर। लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर मतलब क्या, कि रजिस्टर से ही डेटा लोड होगा, क्योंकि एक्चुअली काम एरिथमेटिक या लॉजिकल यूनिट का काम क्या है, ALU यूनिट का एरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करना। तो उनके लिए एरिथमेटिक कोई भी एडिशन का ऑपरेशन मुझे सपोज करना है, तो मिनिमम 2 डेटा तो चाहिए मुझे। तो वो डेटा दो कहाँ से आएंगे, वो 2 डेटा आएंगे फ्रॉम रजिस्टर्स, नॉट फ्रॉम मेमोरी। दैट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर। समझ में आया? अगेन आई एम टेलिंग यू, लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर मतलब कि जो ALU यूनिट में जो 2 डेटा आते हैं, that is compulsory to be come from registers. That type of architecture is called load and store architecture. वो डेटा कहीं से भी मेमोरी में से भी आ सकता है, लेकिन वो फिर आर्किटेक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? लोड एंड स्टोर मतलब 2 डेटा must be come from the registers, general purpose registers. Okay, while in CISC almost all from the set, इंस्ट्रक्शन एक्सेसिंग द मेमोरी, कहीं से भी डेटा इंस्ट्रक्शन का आपका फैच हो सकता है। रजिस्टर सेट इज अ मल्टीपल। ओके, रजिस्टर सेट कितने होने चाहिए, रिस्क है मतलब ज्यादा डेटा स्टोरेज भी होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल रजिस्टर्स यूज होता है। तो मतलब 2 डेटा इनपुट से आ रहे हैं ALU में, तो आउटपुट के लिए रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक चाहिए। ऐसे जितने सारे ऑपरेशन हैं सभी के लिए रजिस्टर चाहिए। सो रजिस्टर सेट शुड बी मल्टीपल इन अ रिस्क व्हाइल यूनिक इन अ CISC, क्योंकि आप मेमोरी से भी डायरेक्टली डेटा इनपुट के लिए फैच कर सकते हैं इन अ CISC। सो देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्टर्स। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्क इज वेरी सिंपल, इज इट्स इन अ कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर को ही सब कुछ ध्यान रखना। नाउ व्हाट इज असेंबलर एंड व्हाट इज कंपाइलर, आपने शायद सर्च किया हो, मैंने आपको AVR में भी बताया था कि असेंबलर क्या करता है और कंपाइलर क्या करता है। तो यही आपका आज का, मैं थोड़ा आपको अपने आप से भी असाइनमेंट टाइप क्वेश्चन भी देते जाऊंगा। तो ये आपका असाइनमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन 1 is what is assembler and what is compiler. ओके, ये दोनों असाइनमेंट क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चन 1 is what is assembler, क्वेश्चन 2 is what is compiler. तो कॉम्प्लेक्सिटी इन अ CPU, ओके, CISC में क्या हो जाएगा, CPU ही पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका। तो ये हो गए बेसिक type of architecture of any processor and any controller. Okay, अभी आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि ये सर ये बारी बारी में माइक्रो कंट्रोलर कभी बोलता है, माइक्रो प्रोसेसर कभी बोलता है, तो ये दोनों में फर्क क्या है, दोनों माइक्रो माइक्रो ही है ना। तो एक काम करता है, आपने पहले भी देखा होगा, फिर दूसरी बार हम देख लेते हैं। चलो, okay, what is the difference between microcontroller and microprocessor? So
next slide is okay, microprocessor versus microcontroller. ओके, तो माइक्रोप्रोसेसर जनरली पहले ये वन बाय वन तो हम देखते जाएंगे, उससे पहले मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर टाइप बता देता हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर मतलब क्या और माइक्रो प्रोसेसर मतलब क्या। अभी माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब है? माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है कि जो सिर्फ प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब एनी वर्क, कोई भी एरिथमेटिक वर्क, कोई भी लॉजिकल वर्क, कोई भी डेटा ट्रांसफर वर्क, ओके, जो कोई भी प्रोसेसेस होती है वो करके देता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर। अभी ये एकदम स्पीडीयर है, जो एकदम माइक्रो सेकंड्स में अपने जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रोसेसर के लिए, प्रोसेस करने के लिए उनको जो डेटा चाहिए वो डेटा कहाँ से मिलता है? अलग अलग मेमोरी से। मेमोरी से भी आप डेटा दे सकते हो, या फिर आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करके भी डेटा दे सकते हो। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर मतलब क्या कि उसको सिर्फ प्रोसेस करना आता है, डेटा कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं लेना है उसको इस बात का कोई ध्यान ही नहीं है। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। समझ में आ रहा है? ओके, एंड माइक्रो कंट्रोलर मीन्स यू कैन से दैट इट्स अ वन कंप्यूटर के, मतलब प्रोसेसर इज द पार्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। एक ही चिप पे पूरा आईओ डिवाइसेस के लिए भी आ जाएगा, मेमोरी यूनिट भी आ जाएगा, उसके इनपुट आउटपुट भी आ जाएंगे, प्रोसेसर भी आ जाएगा। ओके, तो ये सब जब एक ही चिप पे आ जाता है तो एक कंप्यूटर बन जाता है। भले छोटा कंप्यूटर है लेकिन कंप्यूटर तो हम बोल ही सकते हैं उसे, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट माइक्रो कंट्रोलर इज ए ऑन चिप कंप्यूटर। समझ में आ रहा है? आपका जो एक कंप्यूटर है, आप एक कंप्यूटर किसे बोलते हो? जिसमें मॉनिटर होता है, जिसमें कीबोर्ड होता है, जिसमें स्पीकर्स होते हैं, उसके अलावा एक सीपीयू होता है मेन। ठीक है, तो सीपीयू इज योर प्रोसेसर। समझ में आया? सीपीयू मतलब जो मदरबोर्ड है, सीपीयू में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है। ठीक है, तो ये जो आपका मदरबोर्ड है दैट इज योर माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? उसको हार्ड डिस्क चाहिए होगी, उसको रैम चाहिए होगी, उसको मॉनिटर चाहिए होगा, उसको कीबोर्ड चाहिए होगा, है ना? तो ये सब प्रोसेसर में क्या होता है कि ये सब कनेक्ट करने की फैसिलिटीज नहीं होती है, while microcontroller will provide a facility to connect all the devices with it। माइक्रो कंट्रोलर में रैम और रोम वो इनबिल्ट आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? उसके पास अपना कुछ नहीं है, वो सिर्फ काम करके देगा। समझ में आ रहा है? सो माइक्रो कंट्रोलर इज अ ऑन चिप कंप्यूटर, एक पूरा कंप्यूटर है, और माइक्रो प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, चलो अब वन बाय वन हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों के। माइक्रो प्रोसेसर is a device that integrate a number of useful function on a into a single IC package। ओके, शायद मदरबोर्ड आपने खोल के देखा हो तो एक स्क्वायर आईसी आती है ना? दैट इज योर प्रोसेसर, है ना? वो माइक्रो प्रोसेसर हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि अभी के जो प्रोसेसर है वो तो बहुत हाई स्पीड हो गए हैं, मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर नहीं कहलाते हैं, उनको फिर हमने टेरा प्रोसेसर ऐसा वैसा नाम नहीं दिया है, तो सिर्फ उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर जनरल टर्म में। okay? और माइक्रो कंट्रोलर इज अ डिवाइस विच इंटीग्रेट अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, मतलब के प्रोसेसर प्लस रैम प्लस रोम प्लस आईओ डिवाइस प्लस मेमोरी, दैट इज इक्वल टू माइक्रो कंट्रोलर। सेकंड थिंग, microprocessor is depend on the chip for many functions, so hardware size increases।
माइक्रो प्रोसेसर को अगर सिंपल यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके पास रैम लगानी पड़ेगी, उसके पास रोम लगानी पड़ेगी। मतलब माइक्रो प्रोसेसर का यूज करना है आपको तो उसको जो फंक्शन करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, चलो माना कि आईओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेमोरी से ही काम चल जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैम लगाना पड़ेगा, रोम लगाना पड़ेगा, प्रोसेसर लगाना पड़ेगा, है ना। तो हार्डवेयर मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कि यूज करने के लिए यू रिक्वायर मोर हार्डवेयर। और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, उसमें पहले से ही छोटा तो छोटा प्रोसेसर के साथ रैम या रोम इंटरफेस इनबिल्ट ही करके दिए हैं। मतलब कंट्रोलर का यूज करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे ही यूज कर सकते हो, डायरेक्टली उसको पावर दो, आईओ डिवाइस जो भी आपको कनेक्ट करनी है वो करो, वो काम करने लगेगा। उसके पास मेमोरी भी इनबिल्ट है, सब कुछ इनबिल्ट ही है। ओके, आईओ पोर्ट के लिए, आईओ डिवाइसेस कनेक्ट के लिए पोर्ट्स भी डायरेक्टली दिए हैं, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट। थर्ड थिंग, CPU is standalone, रैम रोम आईओ टाइमर आर सेपरेट, बराबर, सब कुछ अलग है। मतलब आपको यूज करना है तो सब कुछ असेंबल करना है। कैपेसिटी है माइक्रो प्रोसेसर की, कर सकते हो आप, लेकिन आपको करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब जो जो भी चीज आपको चाहिए वो सेपरेटेड फॉर्म में है, आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। while microcontroller CPU is not a standalone, everything is on a single chip, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी साइज में होता है लेकिन अवेलेबल होता है। डिजाइनर कैन डिसाइड अमाउंट ऑफ रैम रोम एंड आईओ पार्ट्स। प्रोसेसर का जब आप यूज करना है तब आपको डिसाइड करना है कि मुझे रैम कितनी चाहिए, रोम कितनी चाहिए एंड ऑल। मतलब फ्लेक्सिबल है, आपको जितनी रैम चाहिए जितनी रोम चाहिए आप यूज कर सकते हो। वेल माइक्रो कंट्रोलर का ये थोड़ा डिसएडवांटेज टाइप है कि मतलब जो भी अवेलेबल है आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। अगर वो कम पड़ रही है तो भी आपको उसी में काम करना पड़ेगा। मतलब अगर कम पड़ रही है तो यू कैन ऐड एक्स्ट्रा मेमोरी विथ इट, लेकिन वो आपको अलग से लगाना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट इज प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी आर सेम इन अ माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि उसके पास अपनी तो कोई मेमोरी होती नहीं है जनरली माइक्रो प्रोसेसर में। तो आप जो भी लगाते हो तो जनरली प्रोग्राम मेमोरी डेटा मेमोरी सेम होती है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलर में क्या होता है, सेपरेटेड फॉर्म में होती है। मतलब प्रोग्राम स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी और डेटा स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी। प्रोग्राम कभी भी डायरेक्टली फैच नहीं होता है। आपने प्रोसेसर के साथ जो मेमोरी इंटरफेस किया है, प्रोग्राम ऑलवेज बी लोडेड इन दैट मेमोरी, और वन बाय वन वो डेटा रीड होता जाता है और प्रोग्राम आपका फैच होता जाता है और एग्जीक्यूट होता जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज suit for processing information in a computer system। प्रोसेसर जनरली इसलिए यूज होते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स मतलब बनाने के लिए, जनरली कंप्यूटर पर्पस। और माइक्रो कंट्रोलर हम जनरली यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। मतलब ऑटोमेशन करना है या कुछ भी अलग अलग जो भी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आप कंट्रोलर कर सकते हो। पावरफुल एड्रेसिंग मोड, मतलब इसको जो सपोर्टेड इंस्ट्रक्शन सेट है इसका वो क्या रहेगा, पावरफुल। एड्रेसिंग मोड क्या रहेंगे, मतलब जो भी आप लगाते हो उसके हिसाब से रैम या रोम या मेमोरी उसके हिसाब से अलग अलग होंगे, मतलब पावरफुल। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कॉम्पैक्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब इसका क्या है कि रैम रोम फिक्स की है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन सेट है वो भी फिक्स रहेगा उसका, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में। डेटा बस इज 8, 16, 32, 64, 128 बिट्स वाइड। ओके, मतलब के हाई स्पीड मतलब ज्यादा बिट्स वाली डेटा बस का यूज कर सकते हो आप, क्योंकि पहले से आपने कुछ मेमोरी लगाई नहीं है, जितनी मेमोरी जितने बीट की लगाओगे उससे फर्क पड़ेगा। अगर 4 बिट की मेमोरी लगाओगे तो क्या होगा, एक लोकेशन मेमोरी के एक लोकेशन पे 4 बिट का डेटा ही स्टोर होगा, मतलब 4 बिट का डेटा ही आप फैच कर पाओगे। ओके, उसी तरह से मतलब जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप मेमोरी प्रोसेसर के साथ
इंटरफेस कर सकते हो और डेटा फैच कर सकते हो। समझ में आया? ओके। और कंट्रोलर में क्या होगा, वो तो फिक्स रहता है, उसमें आप मेमोरी इनबिल्ट तो लगाई ही होती है। अगर आपको चाहिए तो 8 बिट का अगर मेमोरी का कंट्रोलर आपने यूज किया है, अलग अलग टाइप के कंट्रोलर आते हैं, आपने 8 बिट वाला यूज किया है तो क्या होगा कि अगर आपको और मेमोरी लगानी है तो 8 बिट वाली ही लगानी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप 4 बिट वाली लगाओगे तो दैट विल नॉट सपोर्ट इट। तो माइक्रो कंट्रोलर में वो चीज फिक्स हो जाती है। क्लॉक रेट is greater than 1 gigahertz, while in a microcontroller generally एक specific application के purpose से बनाया हुआ होता है, इसलिए clock rate उसका 10 to 20 megahertz रहता है। Microprocessor is a general purpose, मतलब रखा है आप कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, मतलब मास्टर है वो, जो भी आपको पर्पस सॉल्व कराना है उससे करवा सकते हो। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या है कि उसका तो जन्म ही इसलिए होता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। सो इट्स अ सिंगल पर्पस। सिस्टम कॉस्ट इज मोर इन अ माइक्रो प्रोसेसर, व्हाइल सिस्टम कॉस्ट इज वेरी लेस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को? तो आज हमने देखा आर्म का बेसिक, मतलब एडवांस रिस्क मशीन है तो रिस्क के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, वो हमने देखा आज। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्म का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, क्या क्या होता है उसमें। ओके, थैंक यू फॉर द फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू।